हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत जो आपका टॉपिक दिया गया है, आलोचक और उनकी स्थापनाएं। तो आज हम आलोचक और उनकी स्थापनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आप सभी को कंफ्यूज भी करता है, दिक्कत भी करता है। तो आज हम इसी पर आधारित प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे प्रैक्टिस सेट चाहिए, सब प्रैक्टिस सेट आपको जीके का, हिंदी का मिल जाएगा, प्लस कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके आपको कहीं भी प्रश्नोत्तर नहीं मिल रहे हैं या टॉपिक नहीं मिल रहा, वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर चलिए, बाकी इन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने प्रश्नोत्तरी पे आ जाते हैं। तो प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्त अवस्था क्या है? इंद्रिय सुखों की प्राप्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधों से मुक्त होकर लोक हृदय में लीन होना, ईश्वर की अव्यक्त सत्ता में विलीन होना, या फिर काव्य के शिल्पगत चमत्कार का आनंद लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधों से मुक्त होकर लोक हृदय में लीन होना। यही क्या है? हृदय की मुक्तावस्था का तात्पर्य है, ये शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुक्ल जी ने साधारणीकरण को किस रूप में व्याख्यायित किया है? कवि की व्यक्तिगत अनुभूति का, आलंबनत्व धर्म का, या फिर पाठक के निजी स्वार्थ का, या फिर केवल पारिभाषिक शब्दावली के तौर पे इसको प्रयोग किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उन्होंने साधारणीकरण को क्या कहा है? आलंबनत्व धर्म का, यानी लोक सामान्य भाव भूमि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विरुद्धों का सामंजस्य, ये भी शुक्ल जी ने दिया है, सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कोमलता और कठोरता का विरोध ही सौंदर्य है, लोक मंगल के लिए केवल करुणा पर्याप्त है, या फिर अत्याचारियों के दमन के लिए क्रोध और कोमलता का समन्वय आवश्यक है, या फिर यह केवल श्रृंगार रस पर लागू होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि अत्याचारियों के दमन के लिए क्रोध और कोमलता का क्या है? समन्वय जरूरी है, और ये उन्होंने विरुद्धों का सामंजस्य के अंतर्गत बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी के अंतर्गत किन 3 कवियों को स्थान दिया है? तो शुक्ल जी ने किनको स्थान दिया है? कबीर तुलसी सूर, जायसी तुलसी सूर, या फिर बिहारी देव केशव, या फिर निराला प्रसाद पंत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जायसी तुलसी और सूर को। ठीक है, नेक्स्ट है, शुक्ल जी ने कबीर के साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा क्यों कहा? क्योंकि कबीर मुस्लिम थे, क्योंकि उन्होंने उनमें रागात्मक तत्व और कलात्मक सौंदर्य का अभाव माना, या फिर क्योंकि वे शुक्ल जी के शिष्य नहीं थे, या फिर क्योंकि कबीर ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उनमें रागात्मक तत्व और कलात्मक सौंदर्य का अभाव जो है उन्होंने माना था, इसलिए उन्होंने उसको सांप्रदायिक शिक्षा कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में शुक्ल जी का क्या तात्पर्य है? ईश्वर की भक्ति में लीन होना, लोक कल्याण के लिए संघर्ष, प्रयत्न और साधना का मार्ग अपनाना, या फिर केवल आनंद का उपभोग करना, या फिर काव्य में केवल छंदों का प्रयोग करना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था का क्या तात्पर्य है? कि लोक कल्याण के लिए संघर्ष, प्रयत्न और साधना का मार्ग अपनाना। नेक्स्ट है, शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य को मुक्तक से श्रेष्ठ क्यों माना है? तो ये शुक्ल जी का कथन है, प्रबंध काव्य एक वनस्थली है। तो ये वाला जो शुक्ल जी का है, तो उन्होंने क्यों माना? प्रबंध काव्य छोटा होता है, इसमें जीवन की संपूर्ण विविधता और लोक मंगल के संदेश की अधिक संभावना होती है, मुक्तक काव्य में रस नहीं होता, या फिर प्रबंध काव्य लिखना आसान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें जीवन की संपूर्ण विविधता और लोक मंगल के संदेश की अधिक संभावना रहती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर स्थापना दिया गया है कि शुक्ल जी ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा।
ठीक है। तर्क है कि केशव में वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि जो स्थापना है वो भी सही है और जो तर्क है वो भी सही है। उन्होंने ही कहा है ना कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला है, ठीक है ना। तो शुक्ल जी के अनुसार केशव दास जो थे वो क्या थे, चमत्कारवादी थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो तर्क है वो उसकी सही व्याख्या करता है, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नामवर सिंह का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने साधारणीकरण की प्रक्रिया में आलंबन के रूप में किसे स्वीकार किया है, केवल मानव को, केवल देवताओं को, मानव और मानवेतर समस्त चराचर को, या फिर केवल अमूर्त कल्पनाओं को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि मानव और मानवेतर समस्त बराबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल की इतिहास लेखन पद्धति को क्या कहा जाता है, परंपरावादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, मार्क्सवादी पद्धति या फिर छायावादी पद्धति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विधेयवादी पद्धति। उन्होंने किस पद्धति का उपयोग किया, विधेयवादी का। नेक्स्ट है, शुक्ल जी ने बिहारी की किस शक्ति की प्रशंसा की है, उपदेशात्मक शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति, धार्मिक कट्टरता या फिर दार्शनिक गहराई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है, करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती, यह स्थापना किसकी है। तो करुणा के संबंध में ये बात किसने कही है, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या फिर रामविलास शर्मा ने। तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, शुक्ल जी के अनुसार रसाभास की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब नायक नायिका मिलते हैं, जब हम आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं कर पाते, जब कविता में अलंकार नहीं होते या फिर जब पाठक को नींद आने लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जब हम आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, शुक्ल जी ने काव्य में रहस्यवाद के माध्यम से किसका विरोध किया, तुलसीदास का, छायावाद की वायवीयता और अमूर्त सत्ता के प्रति लगाव का, लोक कल्याण का या फिर भक्ति आंदोलन का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, कि छायावाद की वायवीयता और अमूर्त सत्ता के प्रति लगाव का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाए, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। तो जितने भी आपको यहाँ पे आलोचक दिए गए हैं उन सभी के ऊपर प्रश्न उत्तरी है इसमें। तो क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का केंद्रीय तत्व क्या है, विधेयवाद, सांस्कृतिक मानवतावाद, यांत्रिक मार्क्सवाद या फिर शुद्ध रीतिवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मानवतावाद। नेक्स्ट है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसके संदर्भ में है, रीतिकाल, भक्ति आंदोलन, छायावाद या फिर सूफी काव्य के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये भक्ति आंदोलन के संदर्भ में द्विवेदी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी ने कबीर को क्या संज्ञा दी, कठिन काव्य का प्रेत, वाणी का डिटेक्टर, केवल समाज सुधारक या फिर छायावादी कवि। तो राइट आंसर है यहाँ पे वाणी का डिटेक्टर कहा था। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य का लक्ष्य क्या है, केवल आनंद प्रदान करना, केवल शब्दों का चयन या फिर मनुष्य और उसकी मनुष्यता या फिर राजाओं की प्रशंसा। तो राइट आंसर है यहाँ पे मनुष्य और उसकी मनुष्यता, क्योंकि मानवतावादी थे तो मनुष्य और उसकी मनुष्यता पर उन्होंने जोर डाला है। नेक्स्ट है, दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक नामवर सिंह ने किस आलोचक पर लिखी है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र के ऊपर। तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी ने लोक धर्म की अवधारणा में किस धर्म की उपस्थिति को लक्षित किया,
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म की विद्रोही चेतना, ईसाई धर्म या फिर पारसी धर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की विद्रोही चेतना। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य परंपरा की निरंतरता है, यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेंद्र की। तो राइट आंसर है यह स्थापना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट है कबीर की उलटबाजियों को द्विवेदी जी ने किस रूप में देखा? केवल मूर्खता या फिर जटिल आध्यात्मिक अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति, भाषा की कमजोरी या फिर केवल सांप्रदायिक उपदेश। तो राइट आंसर है जटिल आध्यात्मिक अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति को क्या कहा जाता है? विधेयवादी, परंपरावादी एवं ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणवादी या फिर रूपवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा परंपरावादी और ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तो स्थापना है द्विवेदी जी ने भक्ति को योग के बरक्स पर स्थापित किया। तर्क है उनके अनुसार भक्ति आंदोलन कनफटे योगियों का मोहताज नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो स्थापना है और तर्क है दोनों ही सही है, और जो तर्क है वो स्थापना की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विवेदी जी ने सूरदास के काव्य में किसका अभाव लक्षित किया? तो शुक्ल जी के विपरीत। ठीक है, शुक्ल जी के विपरीत उन्होंने किसका अभाव जो है बताया है? प्रेम का, वात्सल्य का, लोक रक्षार्थ कर्म का या फिर संगीत का। तो राइट आंसर है यहाँ पे लोक रक्षार्थ कर्म क्षेत्र का। नेक्स्ट है उद्धरणों के चयन की अप्रतिम कला किस आलोचक की विशेषता है? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। तो राइट आंसर है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है सूर साहित्य किसकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में किस काल को सर्वाधिक महत्व दिया? रीतिकाल, आदिकाल और मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर प्रगतिवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा आदिकाल और मध्यकाल को। नेक्स्ट है द्विवेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि शुक्ल जी से कहाँ भिन्न होती है? भक्ति के उदय के संदर्भ में, कबीर के मूल्यांकन में, परंपरा की व्याख्या में या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे शुक्ल जी से कहाँ भिन्न है? तो इन सभी चीज़ों में शुक्ल जी से द्विवेदी जी की जो आलोचनात्मक पद्धति है वो क्या है? भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको रामविलास शर्मा जी से संबंधित प्रश्नोत्तरी मिलेंगे। चलिए तो प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना का सैद्धांतिक आधार क्या है? मनोविश्लेषणवाद, वैज्ञानिक भौतिकतावाद यानी मार्क्सवाद, छायावाद या फिर केवल रसवाद। तो शर्मा जी की बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो इन्होंने जो है मार्क्सवाद अपनाया था यानी वैज्ञानिक भौतिकवाद। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साहित्य की सापेक्ष स्वायत्तता से रामविलास जी का क्या तात्पर्य है? साहित्य को राजनीति से कोई महत्व नहीं है, साहित्य पूरी तरह आर्थिक ढांचे का उत्पाद है, साहित्य आर्थिक आधार पर निर्भर होते हुए भी उसे बदलने में सक्रिय भूमिका निभाता है, या फिर साहित्य केवल मनोरंजन के लिए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी कि साहित्य आर्थिक आधार पर निर्भर होते हुए भी उसे बदलने में सक्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण का प्रस्थान बिंदु किसे माना? भारतेंदु का जन्म, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन या फिर 1947 की आज़ादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा?
कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम इसे हिंदी नवजागरण का क्या है, प्रस्थान बिंदु माना है। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा ने जातीय कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया, बिहारी को, केशवदास को, तुलसीदास और निराला को या फिर घनानंद को। तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास और निराला को। नेक्स्ट है, निराला की साहित्य साधना जो कि 3 खंडों में है, किसकी रचना है, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा ने किस आंदोलन की नकारवादी प्रवृत्ति का विरोध किया, छायावाद, प्रगतिशील आंदोलन की प्रारंभिक संकीर्णता का, भक्तिकाल का या फिर रीतिकाल का। तो राइट आंसर है प्रगतिशील आंदोलन के प्रारंभिक संकीर्णता का। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन क्या था, केवल पराजय की प्रतिक्रिया, सामंतवाद के विरुद्ध लोक जागरण, केवल धार्मिक उपदेश या फिर विदेशी हमलावरों का स्वागत। तो राइट आंसर है यहाँ पे सामंतवाद के विरुद्ध लोक जागरण। फिर यहाँ पे स्थापना वाला प्रश्न है, तो स्थापना है कि रामविलास शर्मा ने साहित्य में रहस्यवाद का विरोध किया। तर्क है कि रहस्यवाद भौतिक सच्चाई की अनदेखी करता है और भाववादी दर्शन को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि जो स्थापना और तर्क है दोनों सही है और जो तर्क है वो सही व्याख्या दे रहा है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने निराला की किस विशेषता को 1857 का वीर सेनानी कहा, उनकी लंबी कदकाठी को, उनके काव्य में मौजूद अजय संघर्ष और साम्राज्यवादी विरोधी चेतना को, उनकी गरीबी को या फिर उनके संस्कृत ज्ञान को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि उनके काव्य में मौजूद अजय संघर्ष और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाषा और समाज किसकी महत्वपूर्ण कृति है, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर नामवर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा ने परंपरा का मूल्यांकन के लिए क्या निष्कर्ष दिया, जो साहित्य शोषक वर्ग का समर्थन करे वह श्रेष्ठ है, जो साहित्य श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करे, जो केवल मनोरंजन करे या फिर जो केवल विदेशियों का अनुसरण करे। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो साहित्य श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करे, ये उन्होंने इसके संदर्भ में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा ने किसे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर है हिंदी नवजागरण का जो अग्रदूत है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक भौतिकतावाद के अनुसार विचार चेतना मानव मस्तिष्क की उपज है, यह कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति के गठन का मुख्य कारण क्या माना, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, हिंदी भाषा का जातीय भाषा के रूप में विकास और 1857 का संघर्ष, केवल धार्मिक उपदेश या फिर औद्योगिक क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का जातीय भाषा के रूप में विकास और 1857 का संघर्ष। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक शैली की क्या विशेषता है, कोमल और भावुक शब्दावली, आक्रामक और तार्किक वैचारिक संघर्ष से युक्त, अत्यंत संक्षिप्त टिप्पणियां या फिर केवल विदेशी लेखकों के उदाहरण। तो राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक, तार्किक और वैचारिक संघर्ष से युक्त। अब आगे की प्रश्नोत्तरी हमारी डॉक्टर नामवर सिंह पर आधारित है। तो प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक पद्धति का मुख्य आधार क्या है, केवल शास्त्रीयता, पाठ और संदर्भ का द्वंद्वात्मक समन्वय, केवल शब्दों की गणना या फिर कवियों की जीवनी लिखना। तो राइट आंसर है पाठ और संदर्भ का द्वंद्वात्मक समन्वय। नेक्स्ट है, कविता के नए प्रतिमान का मुख्य केंद्र किस कवि की कविताएं हैं, तुलसीदास, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या फिर कबीर। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नामवर सिंह ने साधारणीकरण शब्द के विषय में क्या आलोचना की? यह शब्द बहुत अच्छा है। नए आचार्यों ने इसके माध्यम से नई कविता की जटिलताओं को नहीं सुलझाया, केवल शास्त्रीय आडंबर किया। यह शब्द अब पुराना हो गया है या फिर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कि नए आचार्यों ने इसके माध्यम से नई कविताओं की जटिलताओं को नहीं सुलझाया। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरी परंपरा की खोज के माध्यम से नामवर सिंह ने क्या सिद्ध किया? शुक्ल जी की परंपरा ही एकमात्र परंपरा है। हिंदी साहित्य में अभिजात्य शास्त्रों के समानांतर एक विद्रोही और लोक मंगल की परंपरा प्रवाहित है, या फिर कबीर एक साधारण कवि थे, या फिर हिंदी में कोई परंपरा नहीं है। तो राइट आंसर है कि जो दूसरी परंपरा की खोज है, इसके माध्यम से हिंदी साहित्य में अभिजात्य शास्त्रों के समानांतर एक विद्रोही और लोक मंगल की परंपरा प्रवाहित है। ठीक है, नेक्स्ट है, नामवर सिंह ने कहानी विधा के विषय में क्या क्या योगदान दिया? उन्होंने कहानियों को कविता से श्रेष्ठ बताया। उन्होंने नई कहानी के माध्यम से कहानी को आलोचना के केंद्र में स्थापित किया। उन्होंने कहानियों के पात्रों के नाम बदल दिए। उन्होंने केवल जासूसी कहानियां लिखी। तो राइट आंसर है कि उन्होंने नई कहानी के माध्यम से कहानी को आलोचना के केंद्र में स्थापित किया। नेक्स्ट है, नामवर सिंह के अनुसार कहानी का विधागत वैशिष्ट्य क्या है? उसकी लंबाई, उसका कहानीपन और सामाजिक सार्थकता, उसमें रसों का अभाव, या फिर केवल मनोरंजन। तो राइट आंसर है यहाँ पे उसका कहानीपन और सामाजिक सार्थकता। नेक्स्ट है, इतिहास और आलोचना पुस्तक किस दशक के वैचारिक संघर्ष का दस्तावेज है? 1940 का दशक, छठा दशक यानी 1950 से 60 का, 1980 का दशक, या फिर 1920 का। तो राइट आंसर है यहाँ पे छठा दशक। ठीक है, जो कि 1950 से 60 के बीच का था। नेक्स्ट है, नामवर सिंह ने कामायनी के प्रतीकों की क्या व्याख्या की? वे केवल आध्यात्मिक प्रतीक है, वे आधुनिक भारतीय सभ्यता और जनतंत्र के विकास के प्रतीक है, वे केवल मनु की कहानी है, या फिर वे इतिहास विरोधी है। तो राइट आंसर है यहाँ पे कि वे आधुनिक भारतीय सभ्यता और जनतंत्र के क्या है? प्रतीक है, विकास के प्रतीक है। नेक्स्ट है, नामवर सिंह ने रामविलास शर्मा की हिंदी नवजागरण की संकल्पना पर क्या प्रश्न उठाया? कि यह बहुत अच्छी है, कि इसमें केवल वैष्णव भावुकता की अनदेखी कर उसे केवल प्रखर बुद्धिवादी माना गया है, कि उसमें कबीर को स्थान नहीं मिला है, कि यह बहुत छोटी है। तो राइट आंसर है यहाँ पे कि उसमें वैष्णव भावुकता की अनदेखी कर उसे केवल प्रखर बुद्धिवादी माना गया है। नेक्स्ट है, नामवर सिंह को वाचिक परंपरा का आलोचक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे कम लिखते थे, क्योंकि उनमें अधिकांश महत्वपूर्ण विचार सभाओं और व्याख्यानों के माध्यम से प्रकट हुए, क्योंकि वे केवल भाषण देते थे, या फिर वे केवल गूंगे थे। तो राइट आंसर है कि क्योंकि उनके अधिकांश महत्वपूर्ण विचार सभाओं और व्याख्यानों के माध्यम से प्रकट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नामवर सिंह के आलोचक रूप की अपेक्षा उनका शोधकर्ता और इतिहासकार रूप अधिक उभरता है। यह किन पुस्तकों के संदर्भ में कहा गया है? तो ये नामवर सिंह के विषय में किस पुस्तक में कहा गया? कविता के नए प्रतिमान, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान और पृथ्वीराज रासो की भाषा, नई कहानी, या फिर दूसरी परंपरा की खोज। तो राइट आंसर है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान और पृथ्वीराज रासो की भाषा। ये इन पुस्तकों के संदर्भ में जो है ने आलोचक की अपेक्षा शोधकर्ता और इतिहासकार रूप अधिक इनमें दिखता है। नेक्स्ट है, नामवर सिंह ने व्यापकता और गहराई के प्रश्न पर किस प्रकार के लेखकों का विरोध किया? जो केवल समाज के बारे में लिखते हैं, जो गहराई के नाम पर केवल अंतर्मुखी और व्यक्तिवादी पलायनवाद को बढ़ावा देते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, या फिर जो कबीर को मानते हैं। तो राइट आंसर है कि जो गहराई के नाम पर केवल अंतर्मुखी और व्यक्तिवादी पलायनवाद को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार के लेखकों का क्या है, इन्होंने विरोध किया।
नेक्स्ट है, नामवर सिंह की आलोचना की भाषा की क्या विशेषता है? अत्यंत कठिन और शुष्क, रचनात्मक, संवादात्मक और व्यंग्य की मारक क्षमता से युक्त, केवल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग या फिर केवल ग्रामीण बोली? तो राइट आंसर है रचनात्मक, संवादात्मक और व्यंग्य की मारक क्षमता से युक्त। नेक्स्ट है, स्थापना है, नामवर सिंह प्रगतिशील आलोचना की दूसरी परंपरा के संवाहक है। तर्क है, वे शुक्ल जी के स्थान पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक जड़ों को सींचते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्थापना और तर्क है दोनों क्या है, सही है। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य क्या है? केवल आनंद का काव्य, अस्मिता की खोज और आत्मसंघर्ष की परिणति, केवल डरावनी कहानियां या फिर छायावाद का विस्तार? तो राइट आंसर है यहाँ पे अस्मिता की खोज और आत्मसंघर्ष की परिणति। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतने प्रश्नों को लेते हैं, बाकी के जो प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।